हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो आज का टॉपिक है खिलजी वंश है। सबसे पहले खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राजाभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद के द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में यानी किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार अगर बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया। मलिक अगर बात करें, मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हो गई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनिन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर असानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। जौहर यानी पति के मरने के बाद स्वयं को मिटा लेना। अलाउद्दीन, देखिए अगर बात करें तो अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के कारण पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। याद रखिएगा, 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा अगर बात करें तो उपहार, याद रखिएगा, पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दे दिया गया, यानी सबसे ज्यादा कर को वसूला जाए। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक जो द्रव्य थे जैसे शराब, भांग आदि, इन सब का प्रयोग और जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश के द्वारा सरदारों और अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष अलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, लेकिन 1305 या 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे रायन की उपाधि दी। 6 माह के बाद उसे 1 लाख सोने का टंका और नौसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे हजारी दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी।
अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ कर दिया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तक राज की वह स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारों यानी खूत, मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिए जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार और बलाहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज की स्थापना करना था और उसने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज के द्वारा प्रदत्त जो संपत्ति था, राज के द्वारा दिया गया जो संपत्ति था, इनाम, इंदिरात और पेंशन, ये सभी यानी तथा वकफ यानी धर्मार्थ जो प्राप्त हुई भूमि थी जिसको वकफ कहते थे आदि के रूप में जो मिली थी, फलतः खालिसा यानी खालसा भूमि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया। लगान 50% वसूल करना तय कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी, याद रखिएगा कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक काबुल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मुगल के नेतृत्व में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम और खलीफतुल्लाह आदि उपाधियां धारण की जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। नासिरुद्दीन खुसरवा शाह हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। ठीक है, यह हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और पैगंबर का सेनापति की इसने उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? सही जवाब है अलाउद्दीन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर अस्सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। सेकंड प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? सही जवाब है जफर खां, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। 4 नंबर है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है बताइए?
उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का जो आधार है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है, और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख जो है अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता जो है सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। देखिए, संभवतः अगर बात करें तो इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की जो है रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो सही जवाब है मलिक काफूर को, बी ऑप्शन। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। 6 नंबर है, कथन ए अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। ठीक है, सही जवाब है ए सही है, लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ए सही है, आर गलत है। कैसे? डॉक्टर के एस लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का जो मुख्य उद्देश्य था वो धन और विजय की लालसा ही थी, और उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। यानी ए सत्य है, आर गलत है। 7 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? सही जवाब है रामचंद्र देव। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी और 1306 ईस्वी में उसने जो है उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव जो है युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। रणथंभौर का जो संबंध है किससे है? रणथंभौर हमीरदेव। चित्तौड़ का जो संबंध है राणा रतन सिंह से है। देवगिरी का संबंध राजा राय रामचंद्र से है, और गुजरात का कर्णदेव से। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। 9 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले गुजरात जो विजय करने का जो कालक्रम है, सबसे पहले गुजरात को इसने विजय प्राप्त की। ठीक है, 1299 ईस्वी में, याद रखिए। इसके बाद रणथंभौर को 1301 ईस्वी में रणथंभौर, और इसके बाद चित्तौड़ को 1303 ईस्वी में, और इसके बाद वारंगल को जो है 1310 ईस्वी में। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है 2, 1, 4 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये आईएएस प्री 1995 में प्रश्न पूछा गया था। मानचित्र को देखिए और एनालिसिस कीजिए। बताइए कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था। ये जो मार्ग है, इसका जो अनुसरण किसने अपने सैन्य अभियान के दौरान किया था।
नाम बताइए। सही जवाब है मलिक काफूर यानी डी ऑप्शन। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। 11 नंबर है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज के द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशन तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। 12 नंबर है कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक जो है कर दिया था। किसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के जो है 50% तक कर दिया था? तो अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और एक नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। बी एंड सी, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था और इसने भूमि की पैमाइश कराकर जो है लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर यानी घरी कर और चराई कर लगाए थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दुआब में भूमि कर जो है 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर यानी नाप तौल पर। 13 नंबर है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, वह सुल्तान कौन था जो भू राजस्व उपज का 50% जो है बढ़ाकर कर दिया था? इसका सही जवाब है, आपको मालूम है कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ए एंड बी। के सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। के सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सल्तनत या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। ठीक है, उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूल करना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश और प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति को अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल जो है दुआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया, बल्कि अगर बात करें तो किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश जो है वापस भी ले लिया था। 15 निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो कथन दिए गए इन पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है उसने कृषि जमीनों की यानी जो कृषि जमीन थी इसकी पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। और इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। यानी पहला और तीसरा जो है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सही कथन है, यानी सी ऑप्शन। अलाउद्दीन की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके जो है किसानों से सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तक राज की जो है स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से जो है लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार जो है समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिए जाने लगा, बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार और
बलाहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रह गया। 16 अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारणार वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ए सही है पर आर गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्यों में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसके विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की समान स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था, इसलिए कारण गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो आपको मालूम है सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन। 18 नंबर है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी, उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्षों में ही समाप्त हो जाता। अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए जो है सैनिकों को वेतन में कमी की, लेकिन उनके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए, उनकी दरें कम कर दी। 19 नंबर है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? बाजार नियंत्रण जो प्रथा थी किसने लागू की थी? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रयास थे इसने क्या किया? इसने बहुत सफलता प्राप्त की थी, इसके प्रयास सफल हुए। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार मुख्यतः जो है एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। इनका आर्थिक सुधार इन्हीं सबों के लिए था, सेना का भरण पोषण हो सके, कालाबाजारी को रोका जा सके और विद्रोहों पर अंकुश लगाया जा सके। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की भी नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक जो है नियुक्त किया। उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार भी दे दिए गए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। 21 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ की थी? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ए। सल्तनत अगर बात करें तो सल्तनत कालीन जो शासक अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ की थी, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, याद रखिएगा। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 23 नंबर जो प्रश्न है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घड़ी कर यानी घर पर लगाया गया कर, और दूसरा था घरों और मतलब कि दूसरा था
एक था घरी कर यानी घर और झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था। दूसरा था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 24 नंबर है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो किसका मतलब जो सीमा थी वो किसके बीच थी, यानी कौन थी? सीमा किस नदी के बीच थी इन दोनों के? यानी देखिए इन दोनों के बीच की जो सीमा थी याद रखिएगा वो थी रावी नदी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो ध्यान में रखिएगा 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए जिसे रावी नदी के तट पर अलाउद्दीन के एक विश्वास पात्र गुलाम अधिकारी मलिक इज़उद्दीन, याद रखिए मलिक इज़उद्दीन काफर सुल्तानी के द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। 25 नंबर है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर जो है घेरा डाल दिया, यानी केवल दूसरा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमासरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान हुआ था, लेकिन कालानौर और पेशावर पर मुहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को विफल कर दिया। 26 नंबर है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए समीपवर्ती किलों की मरम्मत करवाई, मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं में भी जो है सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी गई। 27 नंबर है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वारांगल का संबंध रामचंद्र देव से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव के मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। याद रखिएगा यहां का तत्कालीन शासक प्रताप रुद्र द्वितीय था। इसकी राजधानी वारांगल थी। अन्य जो विकल्प हैं सही हैं। 28 इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का जो है विरोध किया था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए विकल्पगत अगर विकल्प को देखें तो किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूरी की थी। मतलब कि इल्तुतमिश जो था इसने खलीफा से मान्यता को प्राप्त किया था, लेकिन बंगाल के जो सुल्तान थे गयासुद्दीन, इन्होंने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त ही की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप में जो है स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। कौन? तो मुबारक खिलजी। 29 नंबर है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था?
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो सही जवाब है मुबारक खिलजी, यानी सी ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद करके कारावास में जेल में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा उल इमाम और खलीफतुल्लाह की उपाधि जो है इसने धारण की थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 30, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, हराया? 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया। इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक फखरुद्दीन और मलिक झाजू ने किया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में तुगलक वंश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।